जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पीटी एग्ज़ाम के लिए यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया हुआ है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये सेट नंबर 1 होगा। और ये एएसओ के लिए बीपीएससी एएसओ हो गया, और बिहार एसएससी सीजीएल 4 हो गया, बिहार एसएससी इंटर लेवल, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें हम टोटल 150 सवाल कराएंगे, जिसमें से 75 जीके जीएस रहेगा, और 25 मैथ रहेगा, और 50 रीजनिंग रहेगा। तो इतना सवाल कराने वाले हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है वो हो जाएगा AW। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, AW। और कुछ जलवायु के प्रकार हैं और उसका क्षेत्र, इसके बारे में बताते हैं। तो एक याद रखिएगा, AMW इसका जो होता है वो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून का प्रकार ये है। और ये जो क्षेत्र है वो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट हो जाएगा। और एक याद रखिएगा, AS याद रखिएगा, ये जो है वो शुष्क ग्रीष्म वाला ऋतु वाला मानसून का प्रकार है, और ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होता है। और एक याद रखिएगा, BSHW। तो ये BSHW जो होता है वो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, और ये इसका जो क्षेत्र है वो हो जाएगा उत्तर पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब, ये तीनों में पाया जाता है। और एक याद रखिएगा, BWHW, ये जो है वो गर्म मरुस्थल है, और ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग में क्षेत्र में है। तो ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट था उसके बारे में बता दिए हैं। और एक याद रखिएगा, CWG। तो CWG का बात करें तो ये जो है वो शुष्क ऋतु और शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून का प्रकार है, और ये गंगा का मैदान हो गया, और फिर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर क्षेत्र है वो सब में पाया जाता है। और एक याद रखिएगा, ई। तो ई से जो नाम है वो हो जाएगा ध्रुवीय प्रकार। तो ये जो है वो इसका क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब में पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है? तो ये जो होता है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पश्चिमी विक्षोभ। और इसके बारे में बात करें तो भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होता है वह एक प्रकार का चक्रवातीय वर्षा होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और कुछ बात करें तो मध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है वो जाड़े में फुहारे का समान वर्षा होना, ये हो जाएगा मध्य सागरीय जलवायु की विशेषता। और भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ओडिशा। और कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर के लगभग भारत के मध्य से गुजरता है, ये याद रखिएगा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, और वो टोटल 8 राज्य को याद रखिएगा। एक है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये सब याद रखिएगा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है 4 नंबर, कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है? तो ये जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। और दोनों गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलने वाली हवा को व्यापारिक हवा कहते हैं। और फिर उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है। और व्यापारिक पवन की दिशा सालों भर एक ही रहता है, ये भी याद रखिएगा। और पछुआ पवन भी अस्थायी पवन का उदाहरण है, पछुआ पवन। अगला सवाल है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो ये जो है वो हो जाएगा 0.35%। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 0.35%। और इसकी बात करें तो भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में जो है वो 8% भूमि पर वन फैला हुआ है। बिहार के 8% भूमि पर वन क्षेत्र है, ये याद रखिएगा।
और अगला सवाल देखते हैं क्या है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है वो हो जाएगा महानदी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, महानदी। और हीराकुंड नदी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और विश्व का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है, जो कि 4800 मीटर इसकी लंबाई है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड के भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर है, तो ये भी याद रखिएगा। और फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर फरक्का परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये दामोदर नदी के बारे में याद रखिएगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? तो ये जो है वो हो जाएगा शरावती नदी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, शरावती नदी। और यह कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है, जो शरावती नदी जो है वो जलप्रपात, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 253 मीटर हो जाएगा। और यह इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 472 मीटर चौड़ाई हो जाएगा जोग जलप्रपात की। और जोग जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात भी किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और कुछ जलप्रपात और उसके नदी के बारे में बताते हैं, तो एक याद रखिएगा धुआंधार, उसके बाद फिर दूधधार, और उसके बाद फिर कपिलधारा। तो ये सब जो है वो नर्मदा नदी पर है। धुआंधार हो जाएगा, और दूधधारा हो जाएगा, और कपिलधारा नर्मदा नदी पर हो जाएगा। और फिर होगेनकल जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, चुलिया जलप्रपात। तो ये सब याद रखिएगा। और डुडुमा जलप्रपात जो है वो है मचकुंड नदी पर, ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है 8 नंबर, कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये जो है वो हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, केरल। और 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का महिला साक्षरता दर जो है वो 92.07%। कितना है? 92.07% हो जाएगा महिला साक्षरता दर केरल का। और कुछ बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, जो कि 51.50% हो जाएगा। 51.50% बिहार की महिला साक्षरता दर है। और इसके बारे में कुछ बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04% है, भारत का साक्षरता दर, जिसमें से पुरुष का साक्षरता दर 83.14% और महिला का साक्षरता दर 65.46% है। और 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य जो है वो पहले 1 नंबर में केरल हो जाएगा, उसके बाद फिर मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद गोवा हो जाएगा। ये सब जनसंख्या के अनुसार साक्षरता दर वाले राज्य है। और न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता दर वाले राज्य की बात करें तो सबसे 1 नंबर में बिहार हो जाएगा, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद फिर राजस्थान है। अगला सवाल है, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका। और भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चलाया गया था, और इसका दूसरा चरण 1981 से 1995 के अवधि को माना जाता है। और ये सब याद रखिएगा। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, ये सब याद रखिएगा। और अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को 1980 में राष्ट्रीय पार्क और 1982 में समुद्री पार्क का दर्जा दिया गया था, ये डेट याद रखिएगा। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और ये 1936 में इसको दर्जा दिया गया था, 1936 में स्थापित किया गया था। और भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उसके बारे में बता देते हैं। एक याद रखिएगा, भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान। और एक याद रखिएगा, भीतरकनिका और चिल्का और गहरी माथा, ये जो है वो उड़ीसा में है। और सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल अब मैथ का है, तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे देंगे। 12 की आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 की आंसर डी हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
और 13 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 के आंसर। और 14 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 के आंसर। और 15 की बात करें तो 15 के आंसर डी हो जाएगा 15 के आंसर। 16 में कह रहा है निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? तो ये पाया जाता है कैमेलियन तथा कछुआ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका कैमेलियन तथा कछुआ। और ग्रंथियों का त्वचा में होना मेढक में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और यह सांप तथा मगरमच्छ में भी पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किसी एक कुल से संबंधित है? तो ये जो है वो हो जाएगा फाबेसी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका फाबेसी। और कुछ फसल के बारे में और उसका प्रमुख वर्ग जो है उसके बारे में बताते हैं। तो सोलेनेसी की बात करें तो सोलेनेसी में आता है आलू, टमाटर, आबरजीन्स, ये सब आता है सोलेनेसी फसल वर्ग में। और याद रखिएगा कुकुरबिटेसी, तो कुकुरबिटेसी में आता है कद्दू, कैलावेसिन, खरबूजा, ये सब आता है। और एक याद रखिएगा लिलिएसी, तो लिलिएसी में आता है लहसुन हो गया, और उसके बाद फिर टूलिप हो गया और एलोवेरा हो गया, ये सब आता है। और क्रूसीफेरेसी में आता है गोभी, जंगलकुंभी, सरसों, ये सब। तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप जो है वो मापा जाता है उतापमापी द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका उतापमापी द्वारा मापा जाता है। और कुछ उपकरण के बारे में बताते हैं जिसका कार्य है, तो जैसे याद रखिएगा स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज से वस्तुओं की मोटाई या फिर छोटे आयाम पैमाने मापने के लिए किया जाता है। और एक याद रखिएगा थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से मापा जाता है, तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है थर्मामीटर का। और पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि भट्ठी हो गया, वो सब के मापने के लिए। और फिर याद रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं, ये सब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और एनीमोमीटर की जो बात करें तो एनीमोमीटर में वायु की गति मापने के लिए किया जाता है, ये सब याद रखिएगा। और हाइड्रोमीटर में द्रव की घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। अगला सवाल है एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार में कम होगी जब लिफ्ट, तो ये जो है एक लिफ्ट में सवार लड़के की भार की बात करें तो ये हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान हो। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा 27.27%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 27.27%। अगला सवाल है यदि 5 m मोरलता वाले विलयन में 500 ml को 1500 ml आयतन तक अनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोरलता क्या होगी? तो ये हो जाएगा 1.66 m। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और अगला सवाल अब रीजनिंग का है, तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। अगला सवाल भी रीजनिंग का है, तो इसका 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 का आंसर। और 24 की बात करें तो 24 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 के आंसर। और 25 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 के आंसर। और 26 की बात करें तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 के आंसर। और 27 की बात करें तो 27 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 के आंसर। और 28 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 के आंसर बी। और 29 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 के आंसर। और 30 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 के आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और 31 की बात करें तो 31 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 के आंसर ए। और 32 की बात करें तो 32 में कह रहा है कोरापुट जिले में पंचायत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार है? तो कौन से खनिज के भंडार है? तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका बॉक्साइट। और उड़ीसा का सबसे बड़ा बॉक्साइट उड़ीसा जो है वो उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ये याद रखिएगा। और भारत बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर आता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? तो ये जो बात करें तो ये हो जाएगा सहकारी क्षेत्र उद्योग। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका सहकारी क्षेत्र उद्योग। और इसके बारे में बात करें तो औद्योगिक नीति 1956 में उद्योग को 3 अनुसूची में वर्गीकृत किया था, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है
मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और इतना नॉर्थ और एस के बीच पाए जाते हैं, जो जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर हैं। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 60 डिग्री। और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल का विस्तार दोनों गोलार्ध 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। और फिर मध्य अक्षांशीय मरुस्थल का स्थान महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है ये आप कमेंट में बताइए। और अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है और ये मंगोलिया में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और भारत पाकिस्तान में जो है वो थार मरुस्थल अवस्थित है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका लक्षद्वीप। और कुल लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। और बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप सबसे बड़ा है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में आता है। और लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है, कावारती हो जाएगा। और लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? तो ये जो हो जाएगा वो लागू नहीं करवा सकता, ये लागू नहीं करवाया जा सकता, ये हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होता है कि इसके मुख्य पक्ष है। और वो जो है वो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। और फिर नीति निर्देशक तत्वों के तत्व देश के शासन में मूलभूत है, ये सब याद रखिएगा। और एक है यह राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को विधि बनाकर लागू करे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है और भाग 4 में है, ये भी याद रखिएगा। और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो ये जो असत्य है वो हो जाएगा इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म के समर्थन देता है, ये याद रखिएगा। तो यही कथन हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो ये जो अनुच्छेद है वो हो जाएगा अनुच्छेद 23। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम जिसको बोलते हैं बेगार, बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 23 के तहत यह अधिकार है कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। और अनुच्छेद 23 के तहत यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा अनुच्छेद 19 के तहत। तो ये सब कुछ अनुच्छेद था। और अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद के रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 25 के तहत में है। अगला सवाल है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो ये जो है वो चलाया जाता है राज्यपाल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत। और राज्यपाल का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और ये अनुच्छेद 154 के तहत होता है। और संवैधानिक मुखिया भी है राज्यपाल। और फिर अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 जो है वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, ये याद रखिएगा।
और अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। और अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। और फिर अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होता है। और अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति बनने की योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 58 में। अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और इस सूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जिस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। और भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची का उल्लेख है। और फिर मूल संविधान में जो था वो 8 अनुसूची था मूल संविधान में। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो है वो मैथ का है, तो इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और 42 का बी और 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 43 के आंसर। और 44 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44 के आंसर। और 45 के हो जाएगा 45 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर 45 के बी। और 46 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर 46 के। और 47 की बात करें तो 47 में कह रहा है इस वक्त इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है। यह भी यांत्रिकी सहायता प्रदान करती है। इन ऊतकों को कहते हैं, तो इसे स्थूल कोणोत्तर कहते हैं, कोणोत्तक। ऑप्शन सी आंसर है इसका, स्थूल कोणोत्तक। और कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये सब होता है कोशिका भित्ति में, ये याद रखिएगा। और जाइलम तथा स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिका है। और बाह्य त्वचा की कोशिकाएं जो है वो मोटाई नहीं दर्शाती है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ग्लाइकोजन एक समबहुलक है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये जो है वो होमोपॉलीमर किसका बना होता है? ये जो है होमोपॉलीमर के बारे में पूछ रहा है, तो ये बना होता है ग्लूकोज इकाइयाँ का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ग्लूकोज इकाइयाँ। अगला सवाल है यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो ये जो प्रक्रिया है इसमें ऊष्मा अवशोषित होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऊष्मा अवशोषित होता है। और बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता? तो प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा बर्फ का जमना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बर्फ का जमना। और अगला सवाल है 51 नंबर में कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? तो कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है में हार्मोन घूमते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, यही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है इसमें घूमते हैं, यह अवधारण बोर ने प्रतिपादित किया था, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगला सवाल है ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? तो ये जो है वो हो जाएगा आयनिक ठोस। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, आयनिक ठोस के रूप में वर्णित नहीं कर सकते हैं, वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। और ग्रेफाइट के गुण की बात करें तो यह मुलायम ठोस है और यह धूसर रंग का होता है। और फिर इसका जो है वो महो स्केल पर कठोरता 1 से 2 होता है, तो ये सब याद रखिएगा। और ग्रेफाइट की संरचना जो होता है वो षष्ठफलकीय होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल जो है मैथ रीजनिंग का है, तो इसका आंसर बताते हैं। 53 के आंसर सी हो जाएगा, 53 के आंसर। और 54 की बात करें तो 54 के आंसर ए हो जाएगा, 54 के आंसर ए। और 55 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55 के आंसर। 56 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56 के आंसर। और 57 की बात करें तो 57 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57 के आंसर। और 58 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 58 के आंसर। और 59 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 59 के आंसर। और 60 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 के आंसर। और 61 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 61 का। और 62 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 62 के आंसर। और 63 की बात करें तो
कह रहा है 63 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो थी वो कादम्बिनी गुगली थी। ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। कादम्बिनी गांगुली थी और ये भारत की पहली महिला स्नातक थी और ये 1882 में हुए थे स्नातक, ये याद रखिएगा 1882 में। और कादम्बिनी जो थे वो कांग्रेस के 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेकर भाषण देने वाली पहली महिला बनी थी, ये भी याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल यूपी के बने थे। और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा। और ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। तो ये जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 20 के 2, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 20 के 2। और अनुच्छेद 20 के 3 में जो है वर्णित वो किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 के 3 में याद रखिएगा। और अनुच्छेद 20 के 2 को मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, तो ये सब याद रखिएगा। और अनुच्छेद 20 के 1 में जो है वो अपराध के मामलों में भूतलपक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है, ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथियस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो गिफ्ट टू मोनोथियस्ट जो है वो लिखा गया फारसी भाषा में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, फारसी भाषा। और राजा राम मोहन राय ने 1809 में गिफ्ट टू मोनोथियस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे। और 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक भी लिखे थे, ये भी याद रखिएगा। और अगला सवाल देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये स्वीकार किया गया था बम्बई में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बम्बई। और 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुआ था जिसमें वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुआ था, जिसे भारत छोड़ो कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये एक सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन से मतलब ये जो प्रस्ताव पेश कौन किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। और 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सब डेट याद रखिएगा। अगला सवाल है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था दीन पनाह, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दीन पनाह। और इसकी बात करें तो मुग़ल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना किए थे। और फिर दूसरा मुग़ल सम्राट हुमायूं ने 1530 में सत्ता संभाली और 1533 में उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीन पनाह की स्थापना भी किए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, तो ये तो ठीक है। उसके बाद है गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का विचार जो है विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और इनके पुत्र का नाम राहुल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ये भी याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे।
अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षरित किए गए थे? तो कौन से वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1931। और गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जिस पर 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलों में सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जिन्हें जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था केरल में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, केरल। और 1888 में अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया और उस समय जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था, ये भी याद रखिएगा। और अगला सवाल देखते हैं क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि कितना नंबर आ रहा है। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेज़ों को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो ये जो किया गया था वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड मैकाले। और ये जो है वो फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया तथा इसके माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दिए थे, ये याद रखिएगा। और लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 इसका कार्यकाल है, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल। और ये इसका कार्यकाल के समय सहायक संधि की पद्धति का वास्तविक रूप प्रारंभ हुआ था। और लॉर्ड हेस्टिंगस की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से 1823 तक के कार्यकाल है इसका। और इसके समय में प्रेस मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया गया था, प्रेस के लिए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकता का सिद्धांत अपनाया गया था, याद रखिएगा। व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। अगला सवाल है 73 नंबर में है, मैथ का। इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। और 74 की बात करें तो 74 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 74 के आंसर हो जाएगा। और 75 की बात करें तो 75 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 के आंसर। और 76 की बात करें तो 76 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76 के आंसर। और 77 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, 77 के आंसर ए। और 78 के हो जाएगा, 78 में कह रहा है सेबों को सामान्यतः मोम लगे कागज़ में लपेट कर रखा जाता है। तो ये जो रखा जाता है वो रखा जाता है O2 के प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो ये जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ये केवल वसाओं के पाचन में भाग लेता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन वो होता है, वो छोटी आंत में होता है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाया जाएगा? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसके तहत जो बनाया जाता है वो उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस बिंदु से पहले बनता है। तो ये सब याद रखिएगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है परितारिका के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, परितारिका। पॉलीएक्रियोनाइट्राइल का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका जो औद्योगिक नाम है वो हो जाएगा ऑरलॉन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एकिलन जिसको बोलते हैं ऑरलॉन। और इसके बारे में कुछ बात करें तो ऑरलॉन का उपयोग जो होता है वो कृत्रिम ऊन के रूप में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अगला सवाल 83 नंबर में जो है वो रीजनिंग का है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 83 का आंसर सी। और 84 की बात करें तो 84 के आंसर सी हो जाएगा, 84 के आंसर। और 85 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 85 के आंसर। और 86 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86 के आंसर। और 87 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 87 के आंसर। और 88 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 के आंसर।
और 89 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89 के आंसर। और 90 की बात करें तो 90 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 के आंसर। और 91 के हो जाएगा, 91 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 92 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92 के आंसर। 93 में कह रहा है मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बक्सर का युद्ध। और इसकी बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था, ये याद रखिएगा। और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी बोले थे। और महात्मा गांधी का विचार था कि राजनीतिक नैतिक मूल्यों द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। और करो या मारो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली दिए थे, भारत छोड़ो का नारा। अगला सवाल है भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा इंद्रजाल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, इंद्रजाल। 96 नंबर में कह रहा है भारत के किस राज्य में भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे। तो ये बने थे राजस्थान में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान। और भैरव सिंह शेखावत भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी पहले भाजपाई PM बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो भाजपा से संबंधित थे, ये भी याद रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री बने थे भाजपा की तरफ से, भाजपा पार्टी। और अगला सवाल है वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है एनालेना बेयरबॉक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एनालेना बेयरबॉक का। और अगला सवाल देखते हैं। और एक याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में चुनी गए थे, ये भी याद रखिएगा इनके बारे में। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है। तो ये शिलान्यास किया गया है पुनौरा धाम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पुनौरा धाम। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है, ये बिहार के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में बात करें तो माता जानकी मंदिर का निर्माण पुनौरा धाम में 67 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, और जिसके लिए 833 करोड़ रुपए की राशि किया गया है, जारी किया गया है। और इस मंदिर को पूरा करने का लक्ष्य 3 वर्ष का रखा गया है। और 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 99 नंबर में कह रहा है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस किसको हराकर अपने नाम किया है। तो ये हो जाएगा दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, दिल्ली कैपिटल्स। और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान दिया गया है। तो ये स्थान दिया गया है 39वां, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 39वां। और 1971 में जर्मनी के क्लॉक्स स्वाब द्वारा स्थापित विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोगरी स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से हैं। तो ये जो हैं वो हो जाएंगे त्रिपुरा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, त्रिपुरा। और दीपा कर्माकर जो हैं 26 मई 2024 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचे हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश का चयन किया गया है। तो ये चयन किया गया है भारत का, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अपना प्यारा भारत। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं, ये भी याद रखिएगा। और पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट की शुरुआत 1979 में हुआ था।
अगला सवाल जो है 103 नंबर मैथ रीजनिंग से, तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 104 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 104 के आंसर। और 105 के हो जाएगा, 105 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 106 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 106 के ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 106 का। और 107 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 107 के आंसर। और 108 की बात करें तो 108 में कह रहा है सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो कौन सा सही कथन है? तो ये हो जाएगा अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और श्वसन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, जिसमें ग्लूकोज से ऊर्जा निकलता है, ये याद रखिएगा। 109 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो ये हो जाएगा पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। और 110 में कह रहा है एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर स्थापित करने हेतु, तो ये जो है वो हो जाएगा आवेश पर कोई कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। 111 में कह रहा है निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है। तो रेशे के समान प्रयुक्त होता है वो है पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथेन, और फिर ये नहीं होगा, ये हो जाएगा टेलिरीन और फिर नाइलॉन, ये हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है 112 नंबर में, तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 112 के आंसर। और 113 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 113 के आंसर। और 114 की बात करें तो 114 के आंसर ए हो जाएगा 114 के आंसर। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और 115 की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा 115 के आंसर। और 116 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 116 के आंसर। और 117 की बात करें तो 117 के बी हो जाएगा इसका आंसर बी। और 118 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर 118 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 119 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 119 का। और 120 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 121 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 121 के आंसर सी। और 122 में कह रहा है भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, संयुक्त अरब अमीरात। और भारतीय वायुसेना की MiG-29 और जगुआर विमानों ने इस अभ्यास में भाग लिया, ये याद रखिएगा। और यह जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के धरातल अल धफ्रा एयरबेस पर हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल को किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? तो ये किया गया है व्यक्तिगत पहचान के लिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, व्यक्तिगत पहचान। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, वैदिक संस्कृत। और आर्य भाषा समूह का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो ये हो जाएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। और 7वीं पंचवर्षीय योजना है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो बात करें तो 1985 से 1990 के अवधि में चलाया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 में चलाया गया था। और गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का प्रमुख उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, ये याद रखिएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के अंतर्गत चलाया गया था। और इसके अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत हुआ था 1970 में। अगला सवाल है ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? तो ये होता है गैर प्रतिदेय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गैर प्रतिदेय। 1958 में
डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो ये हो जाएंगे मिहिर सेन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मिहिर सेन। और 1960 में पद्मश्री जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो थी वो याद रखिएगा ये। और 1959 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह थी, और इन्हीं को मिला था 1960 में पहली जीतने वाली 1960 में पद्मश्री, ये भी याद रखिएगा। साइप्रस देश की मुद्रा क्या है, तो साइप्रस की बात करें तो ये हो जाएगा यूरो। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, यूरो। और आर्मेनिया की मुद्रा जो है वो हो जाएगा ड्राम, याद रखिएगा, ड्राम जो है वो आर्मेनिया की मुद्रा हो जाएगा। और फिर लेसोथो की मुद्रा हो जाएगा लेती। तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था, तो हैरी पॉटर श्रृंखला को जेके रोलिंग। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, जेके रोलिंग लिखा था। गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष भारत निर्माण प्रक्रम प्रारंभ किया गया था, तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये शुरुआत किया गया था 2005 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 2005। और इसके बारे में बात करें तो भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। ये डेट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था, तो ये शामिल हुआ था 2007 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 2007। और इसका जो स्थापना किया गया था दिसंबर 1985 में ढाका में किया गया था। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में, ये याद रखिएगा। और सार्क के सदस्य, अभी सार्क में 8 सदस्य देश स्थित है। 8 के नाम याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है, ये सब याद रखिएगा। और बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था, बिम्स्टेक की स्थापना। और फिर बिम्स्टेक देश के सदस्य जो हैं वो भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, तो ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल मैथ का है, तो इसका आंसर 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। 33 के हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर, 133 के। और 134 की हो जाएगा, 134 के ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। और 135 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 135 के आंसर। और 136 की बात करें तो 136 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन ए। 137 में कह रहा है साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो ये किया गया है मोनेरा के अंतर्गत। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मोनेरा। और साइनोबैक्टीरिया पूर्व केंद्रकीय होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा कार्मीन हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, रेडियो तरंगें भवनों की चारों ओर तत्परता से विवर्तित हो जाती हैं, जबकि प्रकाश तरंगें भवनों की चारों ओर नगण्य रूप से विवर्तित होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगों की बात करें तो ये हो जाएगा प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंगदैर्घ्य वाली होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और अगला सवाल है, ये कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करने के लिए। तो आइए मिलाते हैं क्या है। तो ये हो जाएगा क्लोरएम्फेनिकॉल, तो ये जो है वो हो जाएगा टाइफाइड बुखार। और थायरॉक्सिन हो जाएगा गलगंड, याद रखिएगा। उसके बाद क्लोरोक्विन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोक्विन मलेरिया, ये हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा संज्ञाहारी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। 141 में का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 141 के। और 142 की बात करें तो 142 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 142 के आंसर सी।
और 143 के हो जाएगा, 143 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 10 त्रिभुज है। और 144 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 144 का आंसर ए। और 145 के हो जाएगा, 145 के ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 145 का। और 146 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 147 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 147 के आंसर। और 148 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 148 के आंसर। और 149 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 149 के आंसर। और 150 आज का आखिरी सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बिहार एसएससी सीजीएल 4 एएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट, ये सब था। और बिहार एसएससी इंटर लेवल जो है 12,000 वैकेंसी 12th लेवल पे बिहार एसएससी इंटर लेवल, उसके लिए भी ये सेट है बहुत इंपॉर्टेंट। और बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।